हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो उस पर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है हमारा द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि जब हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर करते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर P&L अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। बताइए। सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सबको ही इसका आंसर पता होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अनअक्रूड इनकम इज, अब अनअक्रूड इनकम क्या होती है। असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, बताइए ये क्या होगी। देखिए, अनअक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कि आपने रिसीव तो कर ली है लेकिन अभी अर्न नहीं की है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपने उसका काम नहीं किया लेकिन आपने वो अमाउंट रिसीव कर लिया है, तो ये क्या है, ये एक लाइबिलिटी का काम है, क्योंकि हम ऑलरेडी अमाउंट ले चुके हैं लेकिन उसके बदले में हमने ना कोई काम किया है और ना ही कुछ भी ट्रांजेक्शन या कुछ भी एक्टिविटी उसके बिहाफ पर की है, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द बैलेंस ऑफ DDR या फिर डिपॉजिट फंड अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। देखिए, DDR डिपॉजिट फंड अकाउंट की बात की जा रही है, तो एक फंड है, एक रिजर्व की तरह है और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नेम भी मेंशन नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम हो। ठीक है, नॉर्मल फंड है, तो ये हमारा एक जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ये P&L अकाउंट में तो हमारे इनकम जाती है, एक्सपेंसेस जाते हैं। ठीक है, डिपॉजिट फंड अकाउंट यहाँ पर इस ये नहीं आएगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, जबकि ये यहाँ पे फंड की बात कर रहा है, तो ये हमारा जर्नल रिजर्व का पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अ बैलेंस शीट शोज अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है ऑर्गेनाइजेशन की पूरे साल के लिए। द डे ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड, या फिर फॉर अ मंथ या फिर वीक, बताइए। देखिए, फॉर दी होल ईयर नहीं, बैलेंस शीट होल ईयर के लिए प्रिपेयर नहीं की जाती, मंथ के लिए भी नहीं, ना ही वीक के लिए। ये एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर की जाती है और ये जिस दिन प्रिपेयर की जाती है उस दिन तक की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर दे रखा है ट्रेडमार्क, गुडविल एंड लाइबिलिटीज आर शोन अंडर विच हेड इन कंपनीज बैलेंस शीट, बताइए। ये सब क्या है, ट्रेडमार्क, गुडविल, बिल्डिंग, सब असेट्स हैं, तो ये कहाँ दिखाई जाती हैं कंपनी की बैलेंस शीट में। फिक्स असेट्स की तरह, करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस या फिर इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको बताया ये असेट्स हैं तो लोन एंड एडवांसेस तो कट गया, इन्वेस्टमेंट भी कट गया। अब इन दोनों में से बता दीजिए ये क्या है। देखिए, करंट असेट्स वो होती हैं जिसकी बेनिफिट हमें 1 ईयर तक मिलता है और फिक्स असेट्स वो होती हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलता है। तो अब आप देखिए, ट्रेडमार्क, गुडविल और बिल्डिंग, इसका बेनिफिट हमें 1 साल तक मिलेगा या 1 साल से ज्यादा। ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फिक्स असेट्स। नेक्स्ट आइए। प्रपोज डिविडेंड, अब हमें बताना है कि ये कंपनी की बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर दिखाया जाता है। करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन, रेलिवेंट या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए, प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि आपने पहले से ही कह दिया है कि इतना डिविडेंड तो हमें देना ही है, तो ये क्या है, आपके लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसको हम प्रोविजन के हेड में दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपने पहले से ही प्रपोज्ड कर रखा है, तो आपको
अब आपने जब पहले से ही कह दिया है तो आपको ये देना ही देना है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए एक प्रोविजन बना के चलोगे। हो सकता है आगे जाके हमारे पास इतना अमाउंट ना हो तो हम उस समय क्या देंगे, इसलिए पहले से ही एक प्रोविजन बना के रखा जाएगा इसके नाम से। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। और अगर हम बात करें तो इसको हम पेंडल अकाउंट, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में भी शो करते हैं, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। यहाँ तो आएगा ही आएगा, पेंडल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड भी दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच हेड ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट अनक्लेम्ड डिविडेंड विल बी शोन। यानी कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम अनक्लेम्ड डिविडेंड कहाँ शो करते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, कंटिजेंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटीज या फिर प्रोविजंस, बताइए। एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ आपकी। कंटिजेंट लायबिलिटी तो हमारा बिल्कुल हट गया, क्योंकि ये हम असेट साइड में दिखाते हैं। बचा क्या, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बताइए। अनक्लेम्ड डिविडेंड जो कि अभी तक मांगा नहीं गया है, वो यहाँ पर हम दिखाते हैं, यानी कि हमारी ये जो लायबिलिटी बनेगी लेस देन 1 ईयर की बनेगी, इसलिए ये हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट हमारा कहलाएगा। देखिए सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस जो हमारा मैच नहीं करता, तो उसके डिफरेंस को मैच करने के लिए। ठीक है, और ये न्यूली ओपन किया जाता है, और जब उस तरह का एरर हमें फाइंड आउट हो जाता है तो इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। ये एक टेम्परेरी नेचर का अकाउंट होता है, इसलिए इसको हम, ये हमारे लिए असेट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको रियल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, या रियल अकाउंट की तरह ये कंसिडर किया जाता है। इसका नेचर रियल अकाउंट का होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 की है। यहाँ क्रॉस की जगह आप ग्रॉस कर लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 5,000 का है, सेल्स रिटर्न 10,000 की है। ऑन द बेसिस ऑफ अवर डेटा फाइंड सेल्स, अब आपको यहाँ पे सेल्स बतानी है, कितनी होगी बताइए। देखिए यहाँ पर हमें बतानी है सेल, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 20,000 की। ठीक है, क्रॉस प्रॉफिट कितना दे रहे हैं, 5,000 का, तो 5,000 हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना निकल कर आ गया, 25,000। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 25,000। यहाँ पे सेल्स रिटर्न का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारी जो सेल्स रिटर्न है वो ऑलरेडी, क्योंकि इसमें इंक्लूड होगी, सेल्स के अंदर सेल्स करी होगी 25,000 की, तभी तो 10,000 हमारा बचकर आया रिटर्न होके, इसलिए हमारा सेल्स रिटर्न यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से आप जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सेल निकल कर आ जाएगी, जो कि है हमारी यहाँ पे 25,000। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, आपको ये बतानी है। कैपिटल अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर विच शेयर्स कैन बी इश्यूड बाय द कंपनी, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी या फिर टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर कैपिटल, बताइए। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है। देखिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होता है हमारी कैपिटल का, जो कि कंपनी के द्वारा इश्यू किया जा सकता है। सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी हम कैपिटल लिखते हैं तो आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, उसके बाद आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल,
ठीक है, इस तरह से हम पूरी लिस्ट बनाते हैं। तो ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि हम इश्यू कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अमाउंट बचा के रख लिया जाता है फॉर फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर में कभी आगे मांग लेंगे एट द एंड ऑफ द वाइंडिंग अप, तो वो होता है हमारा रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट जो है वो हमारा डिस्काउंटेड बिल पर है, तो वो किस तरह से कंसीडर किया जाता है? एन आइटम ऑफ इनकम, अ लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, बताइए। देखिए, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट जो होता है डिस्काउंटेड बिल्स पर, ये हमारा एक लायबिलिटी की तरह शो किया जाता है। ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस हेड में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हम वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस शीट आपको डेट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है फॉर अ पर्टिकुलर डेट, मंथ, 6 मंथ्स या फिर ईयर, बताइए। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर हो जाएगा 1। बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यूजुअली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, और इसके लेफ्ट साइड में हमारी लाइबिलिटीज होती हैं जबकि राइट साइड में हम इसमें असेट्स शो करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारा प्रॉफिट 50% है सेल का, देन व्हाट इज परसेंटेज ऑन कॉस्ट? कॉस्ट के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज होगा? देखिए, प्रॉफिट हमारा कितना है? 50% ऑफ सेल। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट है हमारा, माना एज्यूम एज्यूम करके चलते हैं, हमारी सेल है 100। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट हमारी कि हम कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस प्रॉफिट, तभी तो हमारी कॉस्ट निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट हमने सेल कंसिडर की थी, सेल 50 थी, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट 50, तो बचा हमारे पास कितना? 50। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये निकालेंगे 50, इस 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पर हमारी जो निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगा 100%। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 100% हमारा यहाँ पे क्या है? परसेंटेज है कॉस्ट पर। नेक्स्ट आइए, कॉस्ट गुड्स कॉस्ट इन ट्रांजिट इज एन ओवरहेड ऑफ। अब इस गुड्स कॉस्ट इन ट्रांजिट को हम अलग नाम से भी जानते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, ये सब हमारा ओवरहेड किसका है? सेल्स का, फैक्ट्री का, ऑफिस का या डिलीवरी का, बताइए। देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हमारा डिलीवरी ओवरहेड का पार्ट में आता है। अब यहाँ पे गुड कॉस्ट इन ट्रांजिट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने उसको भेज दिया है, वो रास्ते में हमें माल है, या फिर ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लॉस हो गया उस माल का, या फिर वो अभी रास्ते में है, या फिर रास्ते में जो माल है उसकी कॉस्ट, इस तरह से जो आपसे घुमा फिरा के इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये सारी ही चीजें हमारी डिलीवरी ओवरहेड के अंदर कंसिडर की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, फैक्ट्री मैनेजर को 10% कमीशन का मिलता है नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ प्रॉफिट इज 2200 देन कमीशन विल बी, बताइए। मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करा रखा है, अगर आपने उस टाइम नोट किया होगा उसका फॉर्मूला तो आप इजीली निकाल सकते हैं, बताइए।
क्या होगा? 220, 200, 240, 244.44। देखिए फॉर्मूला फिर से आप नोट कर लीजिए। उसका जो इस तरह के जो क्वेश्चन में हम निकालते हैं कमीशन, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब देखिए प्रॉफिट हमारा कितना दिखा रहा है, ये 2200। रेट ऑफ कमीशन कितना है? 10। 100 प्लस 10, तो हमारा ये कितना निकल कर आ गया? ऊपर 22,000 हो गया, नीचे 110। अब इसको आप इससे काट देंगे, ये हमारा निकल कर आ गया 200। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक 100% पूछा जाता है अकाउंटेंसी में। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनकम टैक्स डिडक्ट किया गया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। जो भी इंटरेस्ट पे की हुई है डिवेंचर पे, उस पर इनकम टैक्स जो है डिडक्ट किया गया है, तो वो कहाँ दिखाएंगे? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पर हम इसको ये शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी कैटेगराइज्ड एज करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स असेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि बैंक करंट अकाउंट होल्डर्स को ये प्रोवाइड करती हैं कि उनके अकाउंट में अगर उतना अमाउंट नहीं है फिर भी वो उससे ज़्यादा वो विड्रॉल कर सकते हैं। इस पर कुछ परसेंटेज वो चार्ज भी लगाती है। तो यहाँ पर आपको बतानी है ये किस तरह का है एक्सपेंस है और ये कहाँ पे हम इसको दिखाते हैं। देखिए ये हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ऐसी सर्विस ली है जो कि हमने अपने अकाउंट में उतना अमाउंट ना होते हुए भी उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया है। जो हमने कोई अमाउंट ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो वो हमें वापस भी करना होगा, और ये विद इन 1 ईयर के अंदर हमें करना होगा। तो यहाँ पर ये हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिड ऑफ द ईयर विल बी शोन इन। अब कोई भी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है मिड ऑफ द ईयर, वो कहाँ पे शो किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए मेनली इस तरह के जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं वो कंपनी के द्वारा कभी कभी शेयर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं। कभी उनको ऐसा लगता है कि इस साल हमने या इस टाइम हमने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए एक इंटरिम डिविडेंड देते हैं, जो कि मिड ऑफ द ईयर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम बीच में प्रिपेयर करते हैं। हम एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने देखा होगा, उसके अंदर शो की जाती हैं, जिससे कि बाद में वो उसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर एक अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 53,400 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 एंड परचेस 82,000। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना है। बताइए।
बताइए कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितना दे रखा है, 53,400 का, और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 75,000 का। जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 एंड परचेज हमारी 82,000 की। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक को पहले आप ऐड कर लीजिए। 75,000, 53,400, 4, यहाँ पर ये हो गया 8, 7 और 5 हमारा हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें माइनस करना है हमारा 82,000। 82,000 को आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये आपका निकल कर आ गया 4, 6, ये 8 था तो 8 में से ये गया 4, तो 46,400 आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, बैलेंस शीट। In balance sheet, redeemable debenture whose payment has not been received by the debenture holder will be shown in unsecured loan, सिक्योरिटी लोन, कंटिजेंट लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी, बताइए। देखिए ये हमारा दिखाया जाएगा सिक्योरिटी लोन के हेड में। अब ये क्यों इसमें दिखाया गया है इसको समझते हैं। देखिए बैलेंस शीट के अंदर हम जो रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, अगर वो उसका रिसीव नहीं किया जाता डिवेंचर होल्डर के द्वारा तो वो हम सिक्योर्ड लोन में दिखाते हैं। अब सिक्योर्ड लोन में और क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, तो जैसे कि हमारे डिवेंचर्स हो गए क्योंकि वो भी सिक्योर्ड हैं, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम सब्सिडीज, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, ये सारी ही चीजें हम सिक्योर्ड लोन्स के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड लोन या फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी लोन भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। सिक्योर्ड, क्योंकि आपको ज्यादातर टर्म सिक्योर्ड लोन का ही सुनने को मिलेगा, सिक्योरिटी लोन कहीं कहीं यूज किया जाता है, बट दोनों का मीनिंग वही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे असेट्स आर शोन इन बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ। अब असेट्स हमें किस ऑर्डर में दिखाई जाती हैं, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन बुक प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, बताइए। बताइए, यहाँ पे शो करने की बात की जा रही है ना कि कैलकुलेट की, तो बुक वैल्यू तो कट गया। बुक वैल्यू तो जब हम ये कहेंगे कि हमारी जो असेट है वो किस पे कैलकुलेट की जाती है तब आएगा। अब देखिए बच्चा, मार्केट प्राइस भी कट गया, बच्चा हमारा ऑप्शन 1 एंड 2। तो आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, और यहाँ पे जो शेड्यूल हमारा दिया हुआ है थर्ड शेड्यूल के अंदर पार्ट 1 और पार्ट सेकंड, पार्ट 1 हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड है और पार्ट सेकंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। तो उसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उसी फॉर्मेट के अंदर हमें ये डिफाइन किया गया है कि जब हम बैलेंस शीट के अंदर अपनी असेट्स को शो करेंगे तो वो हमारी परमानेंस बेसिस पर शो की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे परमानेंस के अंदर किस तरह से शो की जाती है थोड़ा सा इसको और समझते हैं। तो परमानेंस के अंदर ये बताया गया है कि सबसे पहले जो असेट्स दिखाई जाएंगी वो होंगी इंटेंजिबल नेचर की, उसके बाद जो असेट्स दिखाई जाएंगी वो होंगे हमारे टेंजिबल नेचर की, और इसके बाद हम जो असेट्स दिखाएंगे वो होंगे हमारी करेंट असेट्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले आपकी कौन सी दिखाई जाएंगी, इंटेंजिबल असेट्स, उसके बाद टेंजिबल असेट्स एंड देन करंट असेट। तो ये इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन किया गया है।
एक और चीज़ नोट कर लीजिए, शेड्यूल एक मिनट, शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट को डिफाइन किया गया है, शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड में पी एंड एल अकाउंट के बारे में डिफाइन किया गया है। ये इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं और मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी शोन एज। अब एडवांस पेमेंट इनकम टैक्स के द्वारा कहाँ दिखाया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बताइए। एडवांस टैक्स की बात की जा रही है, बताइए आंसर। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे लिए असेट का काम करता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंटिजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी हमारी किस तरह की लायबिलिटी है? विच डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट बट विल अराइज इन फ्यूचर, विच विल बी पेड बाय अनदर पर्सन, विच एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, या फिर विच इज नॉट पेड इन प्रीवियस ईयर्स? बताइए। इतना मैं आपको बता दूं, कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो हम असेट साइड शो करते हैं, और ये जो शो की जाती है वो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग शो की जाती है, जो कि बताता है कि सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना कंपनी के लिए ज़रूरी है। देखिए जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है विच डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट, ये तो सही है कि अभी तो नहीं है लेकिन वो बाद में हो सकती है, लेकिन यहाँ लिखा है कि होगी, तो होगी जरूरी नहीं है, हो सकती है, यानी कि डिपेंड करता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो ये तो ऑप्शन कट गया। फिर है विच विल बी पेड बाय अनदर पर्सन, ये भी नहीं है। विच इज पेड, विच इज नॉट पेड इन प्रीवियस ईयर, ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है कि इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कंटिजेंट लायबिलिटी का होता है समवन बैड डेट से। अब देखिए आपके कोई भी ऐसे डेटर्स हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इसमें से कुछ देंगे ही देंगे, या फिर नहीं वो तो देगा ही नहीं, आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना। हो सकता है वो आगे जाके आपको वो वापस कर दे आपका अमाउंट, हो सकता है ना करे, तो ये तो डिपेंड करता है उस टाइम पर कि वो उस समय क्या डिसीजन लेता है, हमें हमारा हमारा पैसा हमें वापस करता है या नहीं। इसलिए ये ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, और इसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।